नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस। यह वीडियो नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी सभी प्रकार के परीक्षाओं में जिसमें तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूछा जाता है उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें सारे पूरे टीजीटी पीजीटी में आए हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। पॉलिटिकल थ्योरी के हो चुके हैं 1-2 दिन में, या जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय तक सारे पूरे चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन के प्रयोग का लक्ष्य। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों की उपेक्षा हुई है। तो पूछ रहा है कि किस में उपागमों के सरकार के अध्ययन की पारंपरिक उपागमों में। तो पारंपरिक उपागमों में देखिए सरकार के अध्ययन किया जाता है, संस्थाओं के वर्णन की। तो पारंपरिक में सरकार का अध्ययन, संस्था का वर्णन सब किया जाता है। संविधानों की तुलना की, तो पारंपरिक में संविधान की तुलना किया जाता है। आपने देखा होगा कि अरस्तु ने 158 देशों का संविधान का तुलना किया है। आनुभविक अनुसंधानों की, तो आनुभविक अनुसंधान किसका है? व्यवहारवाद वालों का है। अगला देखते हैं, तुलनात्मक तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। यह किसका कथन है? तो ये जीके रॉबर्ट्स का कथन है। जीके रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो अध्यक्षात्मक होता है उसमें शक्तियों का पृथक्करण, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। देखिए, ये कर्टिस का कथन है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये कर्टिस का कहना है। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो अरस्तु ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को स्पष्ट करता है? तो देखिए कौन कौन है। सीमित सरकार संवैधानिक को स्पष्ट करता है। व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा ये भी करता है। व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा से उपयुक्त सभी सही होगा। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो परिदृश्यों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो देखिए, इसमें से वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा, ये सब है, परिदृश्यों की भी है। धार्मिक मतभेद जो है तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। राजनीतिक विकास का साधन है। तो राजनीतिक विकास का साधन कौन है? राजनीतिक दल है, राष्ट्रीयता की भावना है, क्रांतिकारी नेता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। आइए अब संसदीय और अध्यक्षात्मक देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप देखिए गणतंत्री है। गणतंत्री मतलब ये होता है कि जो देश का प्रमुख होता है राष्ट्र का, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से चुना हुआ जाता है। तो राष्ट्रपति यहाँ का चुना हुआ जाता है, इसलिए गणतंत्र है। इंग्लैंड ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ राजा होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। संघीय व्यवस्था है, यानी 2 प्रकार की सरकार है। संसदीय व्यवस्था है, यानी कार्यपालिका जो होती है हमारी राजनीतिक, वो व्यवस्थापिका का भाग होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में देखिए क्या सही है, तो सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। जो सरकार होती है, ट्रम्प, अध्यक्षात्मक आ गया तो पहले माइंड में ट्रम्प को लाना है, अमेरिका को लाना है। तो ट्रम्प जो है, कांग्रेस अपना अलग है। कांग्रेस ये नहीं कि ट्रम्प जो है कांग्रेस के भाग हैं, ऐसा नहीं है। सरकार इनको, जिसको ट्रम्प को विदेश मंत्री किसी को रखना है अपने मन से रख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कांग्रेस का भाग हो, ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक। और 4 साल के लिए बन गए तो बन गए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगे क्योंकि वो उन्हीं को लागू करता है जब मन करता है तब। अध्यक्षात्मक देखिए कहाँ है, तो अमेरिका में है। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है। तो जो प्रधान है कौन, राज्य का प्रधान कौन है? वो है राष्ट्रपति। तो उनको नाम मात्र की शक्ति है। सरकार का प्रधान अगर पूछता तो वो प्रधानमंत्री हो जाता। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, तो संवैधानिक प्रावधान प्रधान होता है। संघात्मक संघात्मक संविधान का
प्रमुख लक्षण क्या है? तो संघात्मक संविधान जो है 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। भारत किस कारण से संघात्मक शासन है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र संविधान लिखित है। संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में किस एक की अनिवार्य विशेषता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था की है 2 सदन होना। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो संघात्मक व्यवस्था का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषाधिकार का समर्थन नहीं करता है? तो एकात्मक विशेषता पूछ रहा है, एकात्मक विशेषता। तो अखिल भारतीय सीमा एकात्मक करता है, एकल नागरिकता करता है, आपातकालीन प्रदान करता है। औपचारिक प्रावधान के रूप में राष्ट्रपति ये नहीं करता है। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित स्ट्रांग ने दिया है? देखिए एकात्मक राज्य स्ट्रांग ने किसकी परिभाषा दिया है? एकात्मक राज्य की परिभाषा दिया है। और एकात्मक राज्य की परिभाषा कैसे दी है? तो एकात्मक राज्य की परिभाषा इसने दिया है एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित स्ट्रांग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो देखिए संघात्मक ये गलत है। इंग्लैंड में क्या पाई जाती है? इंग्लैंड में क्या एकात्मक व्यवस्था पाई? एकात्मक व्यवस्था क्या क्या सही है वो देख लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिण अफ्रीका। संसदीय व्यवस्था भारत और इंग्लैंड, जर्मनी। संघवाद देखते हैं। निम्नलिखित में से संघीय विशेषता क्या है? तो केंद्र एवं शक्ति के बीच इकाइयों का बंटवारा। फेडरलिज्म फोर्डर से लिया गया है जो लैटिन भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है। लिखित संविधान है। न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय नहीं है। संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है। संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन। संघीय सहयोगी संघ का उदाहरण है, ये देखिए अमेरिका को माना गया है। अमेरिका और भारत जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान संघीय दृष्टि का नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है एकात्मक दृष्टि का है। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए भारत में संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में नहीं। ठीक। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्व तो अर्ध संघवाद नाम से जाना किसी भी ने दिया है। निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। कहाँ है? फ्रांस, जापान और चाइना में। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण पाया जाता है? फ्रांस में देखिए संसदीय और अध्यक्षीय दोनों पाया जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रिटेन में एकात्मक पाई जाती है, अमेरिका में भी एकात्मक पाई जाती है, अमेरिका में संघात्मक पाई जाती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, भारत संघात्मक। संघ राज्य पद्धति का सार है कि केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? सरकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। जो विचारक राज्य का संघ मानते हैं बहुलवादी मानते हैं ब्रो। इस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्र शांति, सद्भावना, लाभ में किया है। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। व्यवस्थापिका देखते हैं। भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक भारत में पाया जाता है, चीन, टर्की, पुर्तगाल में एक संघात्मक एक सदन पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन में पाई जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय में होता है। अब कोई भी क्वेश्चन है भारत का अपने माइंड में रखना है। भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। कानून का सर्वमान्य स्रोत है तो विधानमंडल है, धर्म कानून ये सब नहीं है। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इनमें से कार्यपालिका को पूछ रहा है कि अधिक महत्व कैसे प्राप्त हुआ है? तो कल्याणकारी राज्य ये नहीं होगा। प्रदत्त विधायन से कल्याणकारी कार्यपालिका का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि कार्यपालिका को अधिक शक्तियाँ दे दी जा रही हैं। शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान ये हो जाएगा। प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं ये हो जाएगा। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि देखिए हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधान पालिका का ही भाग होती है, विधायिका का ही भाग होती है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है क्योंकि विधायिका जब चाहती है तब इसको हटा सकती है।
कार्यपालिका देखते हैं, निम्न में से कौन सा केवल संसदात्मक प्रणाली में ही पाया जाता है? प्रधानमंत्री पाया जाता है। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं? वाद विवाद बहस, यह स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, सदन से बहिर्गमन जो है ये उचित तरीका नहीं। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारियों का प्रमुख होता है? तो मंत्रिमंडल होता है। जो वास्तविक शक्तियां कहाँ होती है? मंत्रिमंडल में। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को लागू करना, कानून बनाना तो विधायिका का कार्य है, नीति निर्धारण करना है तो विधायिका का करना है, ठीक है, कानून को लागू करना। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है अमेरिका की प्रणाली पर। भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका से प्रभावित है। न्याय पंचायत का कार्य है, तो कार्य है सभी भारतीय राज्यों में, कुछ राज्य और कुछ संघ शासित क्षेत्रों में, क्योंकि न्याय पंचायत जो है वो राज्यों को दे दिया गया है कि राज्य में अपने यहाँ लागू करेंगे। भारत में न्यायपालिका है तो कैसी है? स्वतंत्र है, अधीन नहीं है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? देखिए, केंद्र और शक्तियों का वितरण एक किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है, लिखित संविधान है, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, ये अमेरिका में है, भारत में एक ही है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता नहीं है? तो ये इंग्लैंड में नहीं है, भारत में है, अमेरिका में है। आश्चर्य तो हो रहा है कि पाकिस्तान में भी है। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो ऑप्शन देखते हैं। संविधान के संरक्षक की भूमिका, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका, अपने रिक्त सलाहकार की भूमिका इससे भिन्न है। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीश का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया, तो अमेरिका में प्रतिपादित किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जो अमेरिका में मारबरी वर्सेस मेडिसन केस से आता है। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ नहीं है? इंग्लैंड में। विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका में है। भारत में 1977 में आता है, मेनका गांधी केस से। राजनीतिक दल और दबा समूह, राजनीतिक दल लोगों का समूह है जो ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके, एडमंड बर्ग की परिभाषा है। और समता सैनिक दल, देखिए समता सैनिक दल अम्बेडकर का है। राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, ये ब्राइस का कथन है। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 20वीं शताब्दी में मिला, 1928 में मिला। इनमें से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो शासन में लेते हैं, प्रदत्त विधि निर्माण में इसमें नहीं लेते हैं, कार्यपालिका विधि निर्माण निर्वाचन में, प्रदत्त विधि निर्माण में नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से जब डेलीगेट कर दिया जाता है तो उसमें नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो चाइना में। किस देश में एक दलीय पद्धति? चाइना। चीन ने स्वीकार किया एक दलीय पद्धति। इनमें में से कौन सा राजनीतिक दल की आवश्यकता तो नहीं है? संगठन है, विदेशों द्वारा मान्यता, ये सब नहीं है। सामान्य सिद्धांतों पर सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास, ये सब है। निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। किस देश में सिविल सेवक एक नागरिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ये फ्रांस में बन सकते हैं। किस देश में? सिविल सेवक यहाँ पर देखिए, सिविल सेवक से कोई संबंधित क्वेश्चन आएगा, फ्रांस मान लीजिए आप। कन्वेंशन कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अमेरिकी दलों और चुनाव से है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो बैठकें आयोजित करना ये है, जुलूस निकालना राजनीतिक दल करते हैं, पोस्टर चर्चा ये सब करते हैं, समाचार पत्र ये नहीं प्रकाशित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। ठीक। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ है? इंग्लैंड को सही माना गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन में यूएसए को भी सही माना जाता है, लेकिन दल व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। ब्रिटिश टोरी और विग विचारधारा, देखिए टोरी जो है ये अनुदारवादी हैं, विग वाले उदारवादी।
तो किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है, तो राजनीतिक दल वाले क्या चाहते हैं? सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, ये सब बाकी दबाव समूह नहीं। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रख के रखे। बहुमत का मत नहीं है जनमत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 52वां संविधान संशोधन के तहत 1/3 किया गया था कि सदस्य मदद करते हैं तभी माना जाएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। दबाव समूह की मुख्य विशेषता है प्रशासन में परोक्ष भूमिका होता है उनका, सर्वव्यापक प्रकृति नहीं होता है। दबाव समूह क्या है कि दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, हिंसक तरीके से नहीं करते हैं, क्रांति का सहारा नहीं लेते हैं। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि? तो लाबी। यूएसए में दबाव समूह के सर्वाधिक पसंद क्या है? तो लाबी है। दबाव समूह के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वो चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का कार्य होता है, वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूहों का स्वभाव होता है अदृश्य सरकार के रूप में। फाइनर ये बताता है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह सदैव अवसंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, ये इसका नहीं है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं, है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठन है, ये है। दबाव समूह जनतांत्रिक साधन है, ये सब है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ये नहीं है। भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, ये होगा। निम्नलिखित में से कौन जनमत साधन का अभिकरण नहीं है? प्रेस है, राजनीतिक दल है, रेडियो है, न्यायपालिका नहीं। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर, राजस्व संविधान पर नहीं, सरकार की वैधता पर है। दबाव समूह को तीसरे सदन का नाम जो दिया है वो फाइनल ने दिया है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये ब्राइस का कहना है। आइए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिल बात करता है? इन देशों में एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया गया। भारत में जो है आज़ादी के समय ही सार्वभौमिक मताधिकार अपना लिया। एक संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला हेयर है। एकल संक्रमणीय जो है हेयर प्रणाली किससे संबंधित है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। हेयर का नाम जो है आता है वो आनुपातिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन की सूची प्रणाली मुख्यतः किसको लाभ देता है? तो सूची प्रणाली ये होता है ना कि समूह और दलों को लाभ देता है। सारा जो है एक सूची बना देता है और लोग जो है सूची को ही वोट देते हैं। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से उपचुनाव का नाम दिया जाता है। कुछ की बात कर दिया है इसलिए उपचुनाव हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है कि जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किया जाए। इस प्रकार वीडियो खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तुलनात्मक राजनीति समझ में आई होगी अच्छे से, और अगले वीडियो में फिर अगला भी वीडियो हमारा अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आईआर के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में होंगे, संविधान के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।